So now magnetic force or a current carrying conductor. So we can extend the analysis of for a force due to a magnetic field on a single moving charge to the straight road carrying conductor current. Okay, straight road carrying a current. Consider a road of uniform cross sectional area A and length L. Suppose कि हमारे पास एक रोड है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और उसकी लेंथ L है. We shall assume one kind of mobile charge carriers as in a conductor. Here electrons. मतलब हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि उसमें मोबाइल चार्ज कैरियर्स है इलेक्ट्रॉन्स विच आर मूविंग इन द कंडक्टर. ओके, अब इसमें क्या होगा कि सपोज कि अब इसमें कुछ पोर्शन जो है वो लास्ट चैप्टर का है. लाइक हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी उन सब के बारे में पढ़ा था. ड्रिफ्ट वेलोसिटी था, करंट डेंसिटी था. तो उन सब में हमने देखा था कि जो स्मॉल एन था वो क्या था, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम था. ओके, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम था. सो वी वांट टू फाइंड आउट कंप्लीट चार्ज into the conductor. Okay, so first we have to find its value, find its volume. Then by multiplying n with the volume, we will get the total number of charge inside the conductor or a road. Okay, then the total number of mobile charge carriers in it is NLA. Okay, so I am going to discuss it or get here. Suppose हमारे पास कोई कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक कोई कंडक्टर है. सपोज ये वाला कंडक्टर है हमारे पास. ओके, ये कंडक्टर है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है. इसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है. करंट आई फ्लो हो रहा है मतलब चार्जेस फ्लो हो रहे हैं बहुत सारे. इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने ए ले लिया है. तो लेंथ कितनी ले ली हमने उसकी, एल ले ली. ओके, इतनी चीजें हमें पता है. अब सबसे पहले क्या करेंगे कि सपोज कि इसमें से फ्लो आने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एन है. तो हमें टोटल नंबर ऑफ मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एम इज इक्वल टू क्या होता है, एन बाई वी होता है. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, तो हमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, वी कैन राइट इट एज अ एन इंटू वी. ओके, अब इसका वी कितना होगा वॉल्यूम. तो वॉल्यूम V इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ होता है वॉल्यूम, हमेशा याद रखना. एरिया इंटू लेंथ करोगे तो यू विल गेट द वॉल्यूम. सो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर इज NaL. ओके, याद होंगे. अब नाउ अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए. तो टोटल चार्ज पासिंग थ्रू दिस कंडक्टर इन टाइम t. So total charge passing through this conductor at time t. So वो कितना हो जाएगा, तो हमें पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, N इंटू E होता है. E को हम Q लिखेंगे यहाँ पे, NQ लिखेंगे. एक्चुअली N इंटू E होता है और E इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है. बट हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जगह पे हम चार्ज कैरियर बोलेंगे उनको. वी विल नॉट से इलेक्ट्रॉन, वी विल से इट चार्ज कैरियर. तो जिसको Q से रिप्रेजेंट करूंगा मैं, स्मॉल q से. सो द N इज स्मॉल n A L इंटू Q. तो ये हमारा टोटल चार्ज हो गया, टोटल चार्ज थ्रू दिस कंडक्टर. और ये कंडक्टर अकेला नहीं है, ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में है. ये क्रॉस क्या बता रहा है, सपोज मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनसाइड डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में. ये क्रॉस क्या बता रहा है, ये जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है. ओके, इनवर्ड डायरेक्शन में. तो हमें उस पर लगने वाला फोर्स फाइंड आउट करना है. ये पूरे एरिया में है, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ दिया तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं. वहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन वो कंडक्टर में सही नहीं लगेगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया अभी. ओके, सो फोर्स ऑन टोटल चार्ज. तो अब इतना चार्ज होगा मेरे पास, तो इतने चार्ज पे लगने वाला फोर्स वेक्टर F इज इक्वल टू कैपिटल Q वेक्टर V B. यूनिफॉर्म फील्ड एब्ज्यूम करते हैं, वेक्टर V क्रॉस B होगा. और ये V क्या होगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD होगी यहाँ पे. क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी से फ्लो होते हैं. सो वी कैन राइट इट एज अ VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नाउ आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ कैपिटल Q एट हियर. सो I will get here N A L small q वेक्टर V क्रॉस ये VD क्रॉस B हो जाएगा.
inside conductor electron always move with the drift velocity. ओके अब ऐसा है तो हम क्या करेंगे नाउ अब हमको पता है कि जिस डायरेक्शन में लेंथ होती है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी होती है. वेलोसिटी एंड लेंथ आर इन सेम डायरेक्शन और जो लेंथ होती है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी क्या है तो वेक्टर क्वांटिटी. सो वी कैन इंटरचेंज इट इन अ वेक्टर फॉर्म. सो मैं एल को यहाँ पे लेके जाऊंगा इसकी जगह पे और वेलोसिटी को बाहर निकालूंगा इसकी जगह पे. सो व्हाट आई गेट हियर एन ए क्यू VD. So in bracket I can write. मैंने सिर्फ उन दोनों को एक्सचेंज किया बिकॉज जो लेंथ और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में ही होती है. So that I can interchange its vectors. So I can write like this. जितना फोर्स मैग्नेटिक फील्ड लेंथ पे लगेगा उतना ही वेलोसिटी पे लगेगा. That's why. Now I have this terms. अब हमने लास्ट चैप्टर में एक चीज पढ़ी थी. What? तो जो करंट डेंसिटी J होती है वो होती है एन क्यू वीडी, करंट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जो नंबर ऑफ चार्ज फ्लो हो रहे हैं उनकी करंट डेंसिटी होती है एन क्यू वीडी. ओके और जो करंट होता है टोटल करंट आई इज इक्वल टू आई कैन राइट जे ए. आई कैन बी रिटन एज जे करंट डेंसिटी इनटू एरिया यू विल गेट करंट. ओके so I can replace it here. So what I get here vector f is equal to ये q बार ये जो a ये साइड में हो जाएगा तो n a vd के n q vd की जगह पे मैं j लिख सकता हूँ. जो करंट डेंसिटी होती है लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसको पूरा डिस्कस कर चुके हैं. ओके ये n q और vd इन तीनों का क्या बन जाएगा j और a साइड में रहेगा तो j a इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा वेक्टर L क्रॉस B. Okay, so we know that the J is nothing but current I. So vector F is equal to vector I. Sorry, vector I is not vector quantity. So simply I vector L cross B. This is the force exerted on current carrying conductor having current I with the length L and which is moving in the we have put it into the magnetic field. So magnetic field B में जब आप कोई current carrying conductor को रखोगे which has current I and which has length L, अगर L length के कंडक्टर को आप अगर magnetic field वेक्टर B में रखोगे तो तब उस पे लगने वाला magnetic force होता है I वेक्टर L cross B. So completely just keep in your mind some of the things. कुछ चीजें अपने माइंड में रखना क्या कि अगर सिंगल चार्ज है और उस पे लगने वाला फोर्स बोला. ओके कोई चार्ज है स्मॉल चार्ज वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है. सो वेलोसिटी वेक्टर v तब उस पे लगने वाला फोर्स होता है वेक्टर v क्रॉस b. बट एक कंडक्टर है जो मूव कर रहा है या स्टेबल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ l है और उसमें से करंट फ्लो हो रहा है I करंट फ्लो हो रहा है तब उस पे लगने वाला फोर्स वेक्टर I वेक्टर F इज इक्वल टू I वेक्टर L क्रॉस B होता है. अंडरस्टैंड? एनी डाउट? इतनी चीजें जो है ये लास्ट चैप्टर में से मिलेगी आपको. ये जो फर्स्ट देयर आर समथिंग फर्स्ट मतलब ऐसी ये पूरी कंप्लीट एक थ्योरी थी ये आपको लास्ट चैप्टर में मिल जाएगा थर्ड चैप्टर में. सो आई हैव कंटिन्यूड दैट थ्योरी assuming that you know it, you know all that parameters. Any doubts? No sir. Got it? बाकी के क्यों गायब हो जाते हैं एक बार बोलो तो. ओके और जो टोटल फोर्स है एक छोटा सा करंट एलिमेंट होगा ये I क्रॉस B वाला. तो अगर हमें पूरे कंडक्टर के लिए सोचना होगा तो विल डिवाइडेड इन अ स्मॉलर पार्ट्स. ये जो फॉर्मूला ये क्या है सिंपली कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है अब हम इसके छोटे छोटे पार्ट्स कर देते हैं लाइक DL जितने लेंथ वाले. सपोज ये जो लेंथ है वो DL है तो DL जितने लेंथ पे लगने वाला फोर्स फाइंड आउट करेंगे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड के कारण और फिर उसको क्या करेंगे पूरे कंडक्टर पे उसका सम कर देंगे.
So we'll get equation वेक्टर एफ एम इज इक्वल टू, समटाइम्स अगर यूनिफॉर्म कंडक्टर नहीं तो फिर ऐसा कुछ करना पड़ता है कि सम ऑफ ऑल पार्ट्स, सपोज सम ऑफ जे पार्ट्स होंगे उसमें, तो सम ऑफ ऑल पार्ट्स आई वेक्टर एल डी एल क्रॉस बी, ऐसे आता है उसमें। इसमें ये जो आई डी एल है इसको करंट एलिमेंट कहा जाता है यहाँ पे, ओके। वो एक साथ आता है, आई इंटू डी एल पूरा एक साथ आता है। वो नेक्स्ट बायोस आउट का रूल आएगा तब आपको पता चल जाएगा कि आई डी एल क्या होता है। इसलिए मोस्टली आई और एल सेपरेटली नहीं लिया जाता, आई एल एक साथ लिया जाता है, क्रॉस बी किया जाता है उसके साथ, क्योंकि लेंथ एल है उसके बीच में ही करंट फ्लो हो रहा है, तो इट इज कंसिडर्ड एज अ वन क्वांटिटी, जिसको करंट एलिमेंट भी कहा जाता है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई वेक्टर डी एल जे क्रॉस वेक्टर बी, ओके। दिस समेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इंटीग्रल इन मोस्ट केसेस। तो ये समेशन को हम क्या कर सकते हैं, ये बहुत छोटे लेवल पे अगर ले जाए तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू लास्ट पॉइंट। तो मोस्टली जब समेशन आता है तो वहां पे उसकी नेक्स्ट स्टेप होती है, इंटीग्रेशन नहीं होती। अगर आप टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हो तो वो समेशन बन जाएगा, लेकिन अगर आप उसके बेस पार्ट तक जा रहे हो, मतलब बहुत स्मॉलर उसके स्पीसीज बना रहे हो, तो तब उसको इंटीग्रेशन में हम कन्वर्ट कर लेंगे। चलो एग्जांपल 4.1 डिस्कस कर लेंगे। Example 4.1, a straight wire of mass 200 gram and length of 1.5 meter carries a current of 2 ampere. एक straight wire है straight wire just a minute, straight wire of mass 200 gram and length of 1.5 meter carries a current of 2 ampere. It is suspended in a mid-air by a uniform horizontal magnetic field B. What is the magnitude of magnetic field? उसको सस्पेंड किया हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में से, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का मतलब व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सर्टेड ऑन दैट वायर। वो सस्पेंडेड है मतलब एक ही जगह पे स्टेबल है, तो क्या होगा, तो जो मैग्नेटिक फोर्स है और जो इलेक्ट्रिकल जो उसका फोर्स होगा न्यूटनियन फोर्स, वो उसको बैलेंस करेगा, क्योंकि उसको हॉरिजॉन्टली सस्पेंड किया है। अब वो ऊपर ना नीचे कहीं पे जा रहा है, तो जो उसका जो वेट होता है, वेट फोर्स होता है, वो नीचे होता है, तो उसके ऊपर के डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये कोई करंट एलिमेंट है जिसका करंट कितना है, आई करंट फ्लो हो रहा है इसमें से, आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर करंट उसमें से फ्लो हो रहा है। अब ये वायर है जिसका मास है कुछ 200 ग्राम, तो जब मास होगा तो उस पे उसका वेट लेना पड़ेगा, उस पे एक फोर्स लगेगा जिसको मास फोर्स वेट फोर्स कहा जाता है, जो mg होगा, विच विल बैलेंस अ मैग्नेटिक फोर्स। वो किसको बैलेंस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स को, तभी वो एक पोजीशन पे स्टेबल रह सकता है। ये जो रोड है या कंडक्टर है वो तभी स्टेबल रह सकता है जब उसका मास फोर्स होगा, सॉरी वेट फोर्स होगा, वो मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। तो यू वांट टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड। अब करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, आपका फोर्स यहाँ पे है, ओके। सो यू कैन सिंपली एज्यूम दैट द जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनसाइड डायरेक्शन में ही होगा डेफिनेटली। सपोज कि दो ही चांसेस है आपके मैग्नेटिक फील्ड के, एक तो इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा। अब इनवर्ड होगा और ये लेंथ एल है, तो एल से इनवर्ड जाओगे तो स्क्रू आपका ऊपर घूमेगा, दैट मीन्स फोर्स आपका ऊपर होगा। तो ये अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन में मतलब बाहर आने वाले डायरेक्शन ले रहे हो, आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो आपका स्क्रू जो है वो अंदर जाने वाले मतलब नीचे वाले डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन आपका फोर्स कहाँ होना चाहिए, ऊपर। तो दैट्स व्हाई योर मैग्नेटिक फील्ड शुड बी इन इनवर्ड डायरेक्शन, देन ओनली दिस फोर्स कैन बी इन अपर डायरेक्शन, तभी ये फोर्स आपका अपर डायरेक्शन में हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। और मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच का एंगल कितना बनेगा, 90 का एंगल बनेगा, क्योंकि लेंथ आपकी ऐसे है, दिस इज योर लेंथ, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आपका जो फॉर्मूला है मैग्नेटिक फोर्स का एफएम, वी आर जस्ट डीलिंग विद द मैग्नीट्यूड, तो ये फॉर्मूला बन जाता है आई
एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा होता है, बट हियर the angle vector length L perpendicular to magnetic field B. कैसे पता चलेगा? तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाने वाले डायरेक्शन में और लेंथ आपकी ऐसे है, तो दोनों के बीच का एंगल ऐसे, मतलब कि ये ऐसे होगा अंदर जाने वाले डायरेक्शन और ये ऐसे होगा, तो एंगल कितना बनेगा? 90 का ही बनेगा दोनों के बीच का। सो साइन थीटा साइन 90 इक्वल्स टू साइन 90 becomes 1. So Fm is equal to ILB रहेगा, फिर साइन 90 की जगह पे 1 ले लेंगे हम लोग, तो Fm becomes ILB. अब नेक्स्ट है कि जो ये इसका वेट फोर्स है Fw, उसको हम क्या लिखेंगे? Fw is equal to mg. तो ये जो आपका बार या जो रोड है वो हॉरिजॉन्टली सस्पेंडेड है, मतलब एक ही पोजीशन पे। इसका रीजन क्या है कि इन दोनों, ये दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस किया है, बोथ दिस फोर्सेस आर बैलेंसिंग ईच अदर, दैट्स व्हाई इट इज इन it is in a horizontal suspended situation. So I can write here Fm is equal to Fw. Okay, तो Fm कितना है? I L B और Fw है m into g. ये तो वेट फोर्स है जो mg होता है. सो आई वांट टू फाइंड हियर b. तो b कितना हो जाएगा? mg बाय IL. ओके, mg मास कितना दिया है? मास 200 ग्राम है ना, और g 9.8 होता है, एम्पियर करंट 2 एम्पियर है और लेंथ 1.5 मीटर है. So we have all parameters in equation in example. So the mass कितना है हमारा? 200 ग्राम है, तो वो किलोग्राम में कितना हो जाएगा? 0.2 kg. ऐसा यूनिट्स में ही लेना होता है, इसलिए यहाँ पे 0.2 आएगा. So I am not writing everything. Okay, mass जो 200 ग्राम है, I am saying that mass is 200 ग्राम, so उसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो it becomes 0.2. और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है g, वो हमेशा 9.8 होता है. आपने 11th में बहुत बार यूज किया होगा उसको. और डिवाइड बाय करंट आई जो है वो 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और लेंथ जो है वो 1.5 मीटर है. तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? सो फाइंड आउट द आंसर. ये 0.1 हो जाएगा, 9.8 है, 3/2 हो जाएगा. 3/2 ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा? 0.98 डिवाइड बाय 3 कितना है? ऑलमोस्ट 100, 33 पॉइंट समथिंग, ऐसा 0.33 ऐसा कुछ आएगा, 32 33 या 32 ऐसा कुछ आएगा. 0.65. हाँ, डिवाइड बाय 2 भी था ना, 0.130, उसका हाफ बराबर है 0.65 है. 0.65 टेस्ला. आंसर क्या आ जाएगा आपका? 0.65 टेस्ला. गॉट इट? एनी डाउट्स? समझ में आया विक्रम? निशांत? यस सर, समझ आया. एग्जाम्पल में कोई डाउट नहीं ना? सिंपल एग्जाम्पल. यस सर. ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया भी है. Note that it would have been sufficient to specify m by L. Okay, mass per unit length of a wire. Earth's magnetic field is approximately 4 into 10 to minus 5 Tesla, which we have ignored it. यहाँ पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी होता है जो 4 into 10 to minus 5 टेस्ला होता है, जो बहुत स्मॉलर होता है. इस वजह से यहाँ पे क्या है, उसको इग्नोर किया है ऑलमोस्ट. ओके, 10 to minus 5 मतलब बहुत छोटी वैल्यू होती है. दैट्स व्हाई वी आर इग्नोरिंग इट एट हियर. सेकेंड एग्जांपल में कुछ नहीं, सिर्फ डायरेक्शन ही फाइंड करनी है. इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द पॉजिटिव y एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द पॉजिटिव y एक्सिस, ये x से y और z, ये x से y अंदर जाने वाले डायरेक्शन में और बाहर आने वाले डायरेक्शन में, z अपर डायरेक्शन में होंगे.
ओके अब यहाँ पे क्या बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब इनसाइड इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस। अब आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। So which way would Lorentz force be for A electron negative charge and B proton positive charge? अब पॉजिटिव नेगेटिव दो चार्जेस है आपके पास, तो उसके लिए आपका लॉरेंस फोर्स क्या होगा? तो पहले हमेशा पॉजिटिव के लिए फाइंड आउट कर लेना, तो नेगेटिव के लिए आपको ऐसे ही मिल जाएगा। देखो आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर जा रहा है, सपोज ऐसे क्रॉस डायरेक्शन दिया ना, तो ये वाई हो गया आपका। आपका जो पार्टिकल है वो एक्स एक्स के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सपोज अगर वो प्रोटॉन है क्यू है, तो उसकी वेलोसिटी एक्स एक्स की डायरेक्शन में होगी। तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये अगर एक्स में वाई और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, ओके क्रॉस मतलब वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है आपका, ये एक्स छोड़ दो, सिंपल सी चीज याद रखना। ओके आपकी वेलोसिटी एक्स में, मैग्नेटिक फील्ड वाई में, तो आपका जो फोर्स होगा वो हमेशा जेड में ही होगा। ओके यू कैन प्रूव इट बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। लॉरेंस फोर्स, अब देखो अगर दो चीजों का समेशन है ना, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिया ही नहीं, बोला ही नहीं कुछ भी, तो उसको छोड़ दो, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात ही नहीं। तो लॉरेंस फोर्स भले उन्होंने बोला होगा, बट वी विल डील ओनली विद मैग्नेटिक फोर्स। तो अब हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर v क्रॉस b होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है ना, सपोज आपको कि ये चीजों में कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा कि ये x क्या है y क्या है, तो सिंपली क्या करो पता है, q, अब इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, तो वेलोसिटी v इनटू ये किस डायरेक्शन में x एक्स, तो x एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, i कैप। x एक्स को क्या लिखते हैं हम, i कैप। क्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड है, ओके वो किस डायरेक्शन में है, b वाई आपका है तो j, जे कैप में लिखेंगे, हाँ जे कैप लिखेंगे, y मतलब j लिखेंगे कैप, ना इधर। हाँ ये x अक्ष है उसको i कैप लिखा हमने, मैग्नेटिक फील्ड b y की डायरेक्शन में, तो उसको j कैप लिखेंगे। तो ये क्यू भी तो कॉमन हो जाएगा, वो वैल्यूज है इसलिए क्यू भी बाहर। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप। आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा आपका, के कैप। के कैप किस डायरेक्शन में होता है, जेड की डायरेक्शन में, तो आपका फोर्स किस डायरेक्शन में, जेड। बट फोर किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लस लिया है। जब हम, अब मैं इलेक्ट्रॉन की अगर बात करूं, फॉर नेगेटिव, अब ये प्रोटॉन के लिए था पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूं तो सिर्फ आगे क्या आ जाएगा, माइनस, माइनस क्यूवीबी, मतलब माइनस के कैप। तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स भी जेड की डायरेक्शन में होगा, बट इन नेगेटिव जेड, मतलब ऐसे होगा वो नीचे इस डायरेक्शन में होगा, माइनस जेड। ओके इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, और प्रोटॉन पे लगने वाला फोर्स अपर डायरेक्शन में। वो आपको वर्ड्स में लिखना पड़ेगा फिर एग्जांपल में, उसी चीज को आपको वर्ड में। द वेलोसिटी v of a particle is along x while b is along the y axis, so v cross b along the z axis, screw rule, right hand screw rule. So for electron it will be in minus z axis, and for positive charge proton the force is in along plus z axis. Understand? Any doubts? ओके सर, नहीं So सर, today we are देखो मैसेज। finishing it here. Tomorrow we'll start with the 4.3. ओके सर। ये वेलोसिटी सिलेक्टर वाला ही टॉपिक है ना, हाँ इसमें से साइक्लोट्रॉन निकल गया है आपके सिलेबस में से।